हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर जीएमडीसी के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के साथ साथ क्वार्टर 2 रिजल्ट के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जीएमडीसी का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक स्पाइक एंड चैनल के अंदर था। स्पाइक एंड चैनल के अंदर एक स्पाइक होता है और वो चैनल के थ्रू मूव करता है और यहाँ पे आके इसने फर्स्ट टाइम अपने चैनल को ब्रेक किया है। और जब कोई भी चैनल फर्स्ट टाइम ब्रेक होता है, प्राइस चैनल के अंदर फिर से जाने की कोशिश करता है और ऑपोजिट साइड का जो ट्रेंड लाइन है उसे तोड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे नीचे आया, नीचे आके दूसरे दिख का ये चैनल लाइन को तोड़ा, तोड़ के ये और एक लेग ऊपर गया और जनरली टू लेग के फॉर्मेशन के साथ वो ब्रेक करता है। तो टू लेग फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे भी इसने एक चैनल का फॉर्मेशन किया। ये भी एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन है और यहाँ पे चैनल के अंदर इसने 3 स्पाइक को क्रिएट किया है। एक चैनल के अंदर जनरली 3 स्पाइक मिनिमम क्रिएट होता है और फर्दर वो मल्टीपल स्पाइक भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे फिर से इसने चैनल को ब्रेक किया है और रूल क्या कहता है, फर्स्ट टाइम जब ब्रेक होता है तब वो फिर चैनल के अंदर आने की कोशिश करता है और ऑपोजिट साइड का जो चैनल लाइन है या ट्रेंड लाइन है उसे ब्रेक करके वो टू लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आता है। तो यहाँ पे भी 1 लेग और यहाँ पे 2 लेग। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन आने वाले टाइम पे हो सकता है। तो यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में देखिए, जैसे कि ये नीचे के तरफ आने की कोशिश किया है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के टाइम पे ये जो बार इसने क्रिएट किया था, ये अच्छा खासा एक ट्रेंड बार था जो कि है एक बेयर ट्रेंड बार और जनरली इसका एक मेजर मूव बनता है जो नीचे की तरफ होना चाहिए था। तो ये जो कैंडल का बॉडी है, इसके अंदर जितना भी प्राइस मूवमेंट हुआ है नीचे, अगर आप उतना ही कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आज ही का जो बार है, ये यहाँ से बैक करने की कोशिश किया है, उतना ही इसने मूव लिया है और फिर बैक करने की कोशिश किया है। आप खुद से अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये बॉडी के क्लोजिंग से आप ओपनिंग तक अगर प्राइस मेजर करेंगे और यहाँ से क्लोजिंग से नीचे की तरफ अगर आप मेजर करेंगे तो सेम तरीके का या सेम प्राइस मूवमेंट ही यहाँ पे हुआ है। मगर यहाँ पे क्या शेयर और नीचे नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। आप यहाँ पे देखिए, बेयर जो मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आके खत्म हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी प्राइस मूवमेंट है नीचे उतना तक होने का और एक प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे प्राइस और थोड़ा नीचे आ सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे करेंटली आपके लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है फर्स्ट 313.75 के आसपास, जो कि है आज का जो पॉइंट है, इसने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया है। इसे अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे 283 के आसपास ये जाने का प्रोबेबिलिटी रखता है। यानी ये जो कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे जो यहाँ से यहाँ तक का प्राइस मूवमेंट है, यहाँ से अगर हम लोग नीचे की तरफ मानते हैं तो इसके नीचे ही होता है। और उसके बाद अगर शेयर प्राइस और नीचे आने की कोशिश करता है, यानी इसके बाद और एक लेग ये क्रिएट करता है, जैसे कि यहाँ पे 1 लेग, 2 लेग, 3rd लेग के बाद इसने 4th लेग क्रिएट किया है और ये क्लाइमेटिक मूव था। तो यहाँ पे भी 1 लेग, 2 लेग के साथ ये नीचे आया है और एक लेग के साथ अगर ये नीचे आता है और उसके बाद अगर एक मूव क्रिएट करता है तो यहाँ पे प्राइस फर्दर यहाँ पे जाने की कोशिश कर सकता है या यहाँ पे भी जाने की कोशिश कर सकता है। मगर इसका जो प्रोबेबिलिटी है ये यहाँ पे ओनली 20 to 30% है कि शेयर प्राइस ये जो पॉइंट है इससे नीचे आए। तो यहाँ पे आपको ये पकड़ के नहीं चलना है कि 20 to 30% जो प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिस तरफ है वही हम लोगों को मान के चलना होता है। तो यहाँ पे उस हिसाब से फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट बनेगा 349 के आसपास, यानी ऊपर ये जो कैंडल है इसके आसपास, क्योंकि यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है इसे फर्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो तो 20 EMA के नीचे का पॉइंट ही मिलेगा। यानी ये जो EMA आ रहा है 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके इमीडिएट नीचे आपको मिल जाएगा इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। इसे अगर तोड़ता है तो 349 यानी 350 के आसपास होता है। 350 एक राउंड नंबर होता है, कंजर्वेटिव वे से 349। तो उसके बाद अगर ये और ऊपर थोड़ा जाने की कोशिश करता है 369, यानी ये जो टॉप है इसके आसपास, और इसे अगर तोड़ता है तो आप जानते हैं ये जो टॉप है इसके आसपास ये जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे जाने के टाइम पे अगर किसी भी पॉइंट से, जैसे कि ये 20 EMA के नीचे से या 349 या 369 के नीचे से ये अगर कोई रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है और बेयर
फॉर्मेशन करता है तो वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे क्या करंट सिचुएशन में आपको ट्रेड लेना चाहिए एज पर टेक्निकल। देखिए अभी के लिए एक तो ग्रीन कैंडल इसने क्रिएट किया है जो एक डोजी बार है, और एक डोजी बार क्या होता है, एक ट्रेडिंग रेंज का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रेडिंग रेंज से अगर ये ब्रेकआउट करता है और ऊपर जाके सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे आपके लिए ट्रेड बनता है। आपके लिए जो फर्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा ये जो डोजी बार का डाउन साइड है उसके इमीडिएट नीचे, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे 313 के आसपास। और यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट रहेगा 349 के आसपास या 20 EMA के नीचे। तो ये 2 पॉइंट हो सकता है, कौन से पॉइंट तक ये फर्स्ट टाइम जाएगा ये आपको क्लोजली मॉनिटर करना होगा। और यहाँ पे अगर अच्छा खासा इसका स्ट्रेंथ रहता है तो 369 तक भी ये जा सकता है, और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर भी जा सकता है। मगर यहाँ पे ये 2 टारगेट आपको मान के चलना है। अगर नेक्स्ट डे यहाँ पे एक अच्छा खासा बुल बार ये क्रिएट करता है और ये जो डोजी बार इसने क्रिएट किया है आज के दिन, इसके टॉप के ऊपर जाके वो सस्टेन कर जाता है और एक अच्छा खासा वो बुल ट्रेंड बार होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके लिए प्रोबेबिलिटी बनेगा एक स्विंग ट्रेड का। और यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, अभी तक इसको सेल नहीं किया है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। यहाँ से एक पुल बैक होने का चांसेस है, आप पुल बैक के अंदर भी एग्जिट कर सकते हैं, या आज का ये जो डोजी कैंडल है इसके नीचे अगर प्राइस आता है नेक्स्ट तो यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे बार क्लोज होने तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है नीचे आने के इमीडिएट बाद ये ऊपर जाके एक अच्छा खासा बुल ट्रेंड बार क्रिएट करे और यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर जाए, तो यहाँ पे नया स्विंग पोजीशन बनेगा, एग्जिट का पोजीशन नहीं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के शेयर के अंदर पोजीशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो आपको जरूर समझना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 4-5 क्वार्टर से ये लगातार इंप्रूव किया था, मगर 2 क्वार्टर से इसका जो रेवेन्यू है ये लगातार गिर रहा है, और पिछले क्वार्टर से तो ये हाफ ही हो गया है, और पिछले साल के क्वार्टर से ये करीबन 10 to 20% तक गिरा है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार यहाँ पे गिरता जा रहा है, जो और एक अच्छा खासा नेगेटिविटी है। और इंटरेस्ट पेएबल यहाँ पे कंपनी का ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, ओवरऑल ये मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ पे इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे तरीके से गिरा है, जो कंपनी के लिए एक अच्छा चीज नहीं होता है, इसे कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए। तो ओवरऑल कहा जाए क्वार्टर 2 का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा नहीं आया है। मेन जो गिरावट देखने को मिला है हम लोगों को माइनिंग सेक्शन के अंदर रेवेन्यू का गिरावट मेन हुआ है, और कंपनी अगर उसे इम्प्रूव करता है तो आने वाले टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ सकता है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर रिजल्ट के बारे में देखें तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट कंपनी अच्छे तरीके से 5 साल से ग्रो कर रहा था, मगर अगर हम लोग 10 ईयर्स का यहाँ पे डेटा देखें तो 10 ईयर्स में इसका रेवेन्यू डबल के आसपास ही गया है, मगर डबल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये उतना खास नहीं है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कम हो जाता है तो कभी ज्यादा हो जाता है, और कभी ये माइनस में भी चला जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है, मगर ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मेंटेन होता है या स्टेबल होता है तो कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा हम लोगों को नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मगर यहाँ पे कंपनी ने कंसिस्टेंटली अच्छे तरीके से अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज किया है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा चीज है। फाइनेंशियल रेशियो के अंदर ROE को कंपनी ने अच्छा खासा इंप्रूव किया है, उसके साथ साथ बुक वैल्यू भी कंपनी का बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव चीज है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी यहाँ पे 0 के आसपास है, यानी नियर अबाउट 0 डेट है लॉन्ग टर्म का। तो ओवरऑल अगर फाइनेंशियल के बेसिस पे कहा जाए तो क्वार्टर का रिजल्ट तो बेकार है, मगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी पिछले 4-5 सालों से लगातार इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल सही रहता है और 2-3 क्वार्टर ये इंप्रूवमेंट दिखाता है तो यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और करंट टेक्निकल के बेसिस पे यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए मैं पोजीशन लेने को कह सकता हूँ, मगर यहाँ पे फिनेंशियल सपोर्टिव नहीं है, तो यहाँ पे ना लेना ही पोजीशन आपके लिए बेहतर होगा। कंपनी को अपना जो रिजल्ट है वो शो करने दीजिए, या अगर आपको लगता है कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है या फ्यूचर में इसका अर्निंग बढ़ सकता है तो ये नेगेटिविटी के अंदर भी आप पोजीशन ले सकते हैं, मगर ये सोनली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एज पर फिनेंशियल मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, और एज पर टेक्निकल यहाँ पे स्विंग पोजीशन ही आने वाले टाइम पे बनेगा, मगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट का मैं यहाँ पे कोई भी ओपिनियन नहीं दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, सडनली अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए वहीं पे पहले दिया जाता है अपडेट, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।